हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र एंड वेलकम टू लेट्स थिंक। आज का जो यहाँ पे टॉपिक होने वाला है, आपके हेडिंग में दिख रहा होगा कूलम का नियम है। ठीक है, तो ये कूलम का नियम +2 के एग्ज़ाम में यानी 12th के एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और लगभग किसी भी बोर्ड के आप स्टूडेंट्स हों, चाहे वो CBSE बोर्ड के हो, चाहे वो झारखंड बोर्ड के हो, चाहे तो आप बिहार बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, दैट मीन्स एनी टाइप ऑफ बोर्ड्स, ये क्वेश्चंस कूलम का नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इससे लगभग 3 से 4 मार्क्स के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, कूलम के नियम को डिस्कस करेंगे। कूलम एक्चुअली एक साइंटिस्ट हैं, फ्रांस के एक वैज्ञानिक हैं जिनका पूरा नाम है चार्ल्स एंगस्ट्रॉम डी कूलम। ठीक है, चार्ल्स एंगस्ट्रॉम डी कूलम। इन्होंने क्या किया कि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में जितने भी 2 बॉडीज है सब एक दूसरे पर एक फोर्स लगाता है, एक बल लगाता है। तो कूलम साहब ने भी क्या बताया कि 2 चार्जेस के बीच लगने वाले बल के बारे में बताएं। तो ब्रह्मांड के 2 वस्तुओं के बीच जो बल लगता है उसको तो पता है आपको, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ग्रेविटी फोर्स कहते हैं, और वहाँ पे आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे F=gm/m2/r²। लेकिन चार्ल्स एंगस्ट्रॉम कूलम, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा CA कूलम, चार्ल्स एंगस्ट्रॉम डी कूलम इसको पूरा नाम है। अगर आपको लिखना हो आप गूगल कर सकते हैं, वहाँ से ऐसे शॉर्ट में याद रखिए CA कूलम। तो कूलम का नियम, कूलम्स लॉ में क्या है, 2 सजातीय आवेश, सजातीय आवेश किसको कहा जाता है, लाइक टर्म्स को कहा जाता है, जो एक जैसा हो। ठीक है, 2 सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि हम जानते हैं कि आवेश 2 प्रकार के होंगे, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। हम आवेश के गुण वाला एक वीडियो बनाऊंगा, आवेश का प्रॉपर्टी बनाऊंगा यहाँ पे। तो आवेश का प्रॉपर्टी जब आपके प्लेलिस्ट में जाएगा, आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस का लिस्ट देख सकते हैं। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, हो सके तो लाइक्स भी कर दीजिए। ठीक है, ताकि मोटिवेशन लेवल अप रहे। तो 2 सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब प्लस प्लस धकेलेगा, माइनस माइनस भी धकेलेगा, मतलब रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित रिपेल करेगा। तथा 2 विजातीय आवेश, देखो 2 सजातीय आवेश, 2 टर्म यहाँ पे आ रहा है, एक सजातीय आ गया और एक क्या आ गया, विजातीय। विजातीय बोला जाता है अलग अलग पार्ट को, यानी कि एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव रहेगा, और एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव रहेगा, माने एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में, एक माइनस में दूसरा प्लस में। सजातीय दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा। आवेश एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे। तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, मतलब खींचेंगे। और ये जो प्रतिकर्षण करना और आकर्षण करने का जो बल होता है वो दोनों आवेशों को कैची पे डिपेंड करता है। एक तो परिमाण पे डिपेंड करता है कि उसका वैल्यू कितना है। मान लीजिए कोई 15 कूलम का चार्ज है, कोई 20 कूलम का चार्ज है, कोई 25 कूलम का चार्ज है, कोई -15 कूलम है, -20 कूलम है। तो ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है लगने वाला बल, किनके बीच, आवेश के बीच, 2 आवेश के बीच, उनके बीच की दूरी पर भी डिपेंड करेगा। यानी कि 2 चीज़ यहाँ से निकल के आया, परिमाण पे, दूरी पे, और साथ ही साथ उनके बीच के माध्यम की प्रकृति पे। देखिए, माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो कितने चीज़ों पे निर्भर करेगा लगने वाला बल, परिमाण पे निर्भर करेगा, दूरी पे निर्भर करेगा, माध्यम की प्रकृति पे, यानी मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, और मीडियम के नेचर पे डिपेंड करेगा, उसका प्रकृति कैसा है। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में कौन बताया, तो सबसे पहले फ्रांस के वैज्ञानिक है जिनका नाम है चार्ल्स एंगस्ट्रॉम कूलम, यानी CA कूलम, शॉर्ट में कूलम कहा जाता है, ने 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान अपने प्रयोग द्वारा ज्ञात किए। देखिए, दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल को अपने प्रायोगिक एक्सपेरिमेंट के आधार पर बताएं, और इन्होंने कितने नियम दिए, 2 नियम दिए। अगर पूछेगा क्वेश्चन में कि कूलम साहब ने कितने नियम दिए, तो 2 नियम दिए। ठीक है, को बताएं जो उनके नाम पर कूलम का नियम रखा गया। देखिए, कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी वैज्ञानिक अगर एक्सपेरिमेंट करता है तो निश्चित है कि अपना एक नाम देता है। जैसे आप लोग पहले पढ़े, न्यूटन साहब ने नाम दिया, न्यूटन का नियम बन गया। ठीक है, और जूल का उसमें नियम में जूल का नियम बन गया। तो इसी तरीके से पास्कल साहब ने अपने नियम को पास्कल का नियम नाम डाला। तो जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी वैज्ञानिक हैं, वो चाहते हैं कि हमारे नाम को प्रमोट हो सके, हमारे नाम का प्रचार हो सके और हमारे नाम के लोगों को याद रहे। तो ऐसे कंडीशंस में वो अपना नाम दे देते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से कूलम साहब ने अपने नियम का नाम क्या रख दिए, तो कूलम का नियम। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कूलम साहब ने अपने नियम का नाम क्या दिए, कूलम का नियम कहा जाता है। इनके अनुसार क्या है, तो इनके अनुसार
दो आवेशों के बीच जो बल लगता है, इनके अनुसार दो आवेशों के बीच जो बल लगेगा वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। आगे हम इसको डिस्कस करते हैं कि आखिर फोर्स का फार्मूला कैसे होता है, कैसे हम इसको मैथमेटिकल रूप में, गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे, वो सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। यानी कि क्या क्या चीज़ पे डिपेंड किया, एक तो आवेश पे डिपेंड किया, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, यानी कि हमको आवेश पता होना जरूरी है और साथ ही साथ दूरी भी पता होना जरूरी है। आवेश और दूरी अगर दोनों चीज़ पता रहेगा तो हम लोग फोर्स के मान को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों को पता चला, परिमाण पे डिपेंड करेगा, दूरी पे डिपेंड करेगा, माध्यम की प्रकृति पे डिपेंड करेगा। कूलम का पूरा नाम सीए कूलम है, कहाँ के साइंटिस्ट हैं, फ्रांस के साइंटिस्ट हैं। कितने नियम दिए, दो नियम दिए। कौन कौन से नियम दिए, तो पहला नियम है दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के बीच समानुपाती होता है, और जो लगने वाला बल है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आशा है आप लोगों को समझ में आया। अब हम लोग इसका गणितीय रूप को भी देखेंगे कि क्या इसका गणितीय रूप होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, दो चार्जेस को लिए हैं, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2। पहला आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, और दोनों को हम लोग यहाँ पे कितने दूरी पे प्लेस किए हैं, R दूरी पे प्लेस किए हैं। एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, पहला आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, दोनों के बीच की दूरी R है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच की दूरी R है, मतलब दोनों आवेश के बीच की दूरी को हम R से लिखे हैं, यहाँ भी R से लिखे हैं। Q1 को पहला आवेश बोलेंगे, Q2 को दूसरा आवेश बोलेंगे। तो दो केस यहाँ पे तैयार होते हैं। पहला केस जब Q1 और Q2 को गुणा करने पे 0 से बड़ा आ जाए, मतलब ये वाला पॉजिटिव हो, ये वाला भी पॉजिटिव हो। अगर दोनों पॉजिटिव रहेगा, मान लीजिए Q1 का मान भी पॉजिटिव हो और Q2 का मान भी पॉजिटिव हो, तो प्लस प्लस गुना करेंगे तो निश्चित है कि प्लस आएगा, और प्लस वाला नंबर 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। या दोनों को हम माइनस ले लेंगे तो भी क्या बनेगा, प्लस। मतलब दोनों प्लस हो सकता है या दोनों माइनस हो सकता है, तो ये वाला फिगर बनेगा। अभी हम इसको पूरा करेंगे तो प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, और ये दोनों कंडीशन में 0 से बड़ा है। ठीक है, ये वाला। और ऐसा भी हो सकता है कि ये प्लस हो और ये वाला माइनस हो, तो प्लस माइनस माइनस, या ऐसा हो सकता है ये वाला माइनस हो, ये वाला प्लस हो, तो ये माइनस आएगा। तो ये वाला 0 से छोटा होगा और ये भी 0 से छोटा होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्लस प्लस 0 से बड़ा, माइनस माइनस 0 से बड़ा, से माइनस माइनस यहाँ पे प्लस है, 0 से बड़ा है। इन दोनों केस में 0 से बड़ा होगा, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों केस में 0 से छोटा होगा। तो निश्चित है कि प्लस माइनस है तो इसके बीच आकर्षण काम करेगा। जब दो आवेश विजातीय हो, मतलब अलग अलग चार्ज को हो, अनलाइक चार्जेस हो, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा कि अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। मतलब Q1 चाहेगा हम Q2 को खींच लें, Q1 चाहेगा Q2 को खींच लें, और Q2 चाहेगा हम Q1 को खींच लें। तो Q2 खींचेगा अगर Q1 को, तो फोर्स कितने लगेगा, उस डायरेक्शन में लगेगा। Q2 अगर फोर्स लगाएगा Q1 पर, तो फोर्स लगाएगा कौन, 2 लगाएगा। किस पे लगाएगा, 1 पे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जितना फोर्स 1 लगाएगा 2 पर, उतना ही फोर्स 2 लगाएगा 1 पर। तो जितना बल Q1 Q2 पर लगाएगा उतना ही बल Q2 Q1 पर लगाएगा। तो Q2 Q1 पर कितना बल लगा रहा है, F बल। तो Q1 भी Q2 पर कितना बल लगाएगा, F। और दोनों का देखिए दिशा किधर है, डायरेक्शन किधर है, एक दूसरे के तरफ, मतलब दोनों खींच रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आकर्षण हो रहा है। हम जानते भी हैं प्लस माइनस आकर्षण होगा और माइनस प्लस भी आकर्षण होगा। यहाँ पे देखिए Q1 Q2 को धक्का देगा, धकेलेगा। रीजन ये है, कारण ये है कि यहाँ पे दोनों का गुणनफल 0 से बड़ा है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि जब दोनों का आवेशों का गुणनफल 0 से बड़ा हो जाए तो ऐसे कंडीशंस में लगने वाला बल आकर्षण होगा कि विकर्षण होगा। तो लगने वाला बल क्या होगा, विकर्षण होगा। मतलब Q1 Q2 को धकेलेगा, यानी कहने की तरफ फोर्स लगाएगा, और ये फोर्स को अगर हम F से नाम देते हैं तो Q2 भी Q1 पर एक बल लगाता है इधर की तरफ। ठीक है, और इसको भी हम लोग किसी से लिखेंगे, F से लिखेंगे। क्लियर हुआ। तो जितना बल Q1 Q2 पर लगाएगा उतना ही बल Q2 Q1 पर लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या होगा, अपोजिट होगा। मीन्स Q1 का Q2 पर लगने वाला बल अलग दिशा में, और Q2 का Q1 पर लगने वाला बल अलग दिशा में होगा। देख सकते हैं आप लोग Q1 Q2 पर कितने बल लगाया, उधर की तरफ
राइट साइड, और Q2 Q1 की तरफ किधर बल लगाया, लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये मिला दिशा। यानी इस केस में क्या है कि इस केस में क्या हो रहा है, दोनों धकेल रहा है। ठीक है, धकेल क्यों रहा है, क्योंकि दोनों चार्ज सेम है। देख लीजिए, दोनों चाहे तो प्लस है, चाहे तो दोनों क्या है, माइनस है। यानी Q1 Q2 का गुणनफल 0 से बड़ा तो दोनों धकेलेगा, और Q1 Q2 का गुणनफल 0 से छोटा, ये छोटा का चिन्ह है। ठीक है, अगर 0 से छोटा तो दोनों एक दूसरे को खींचेगा। यानी ऐसा फिगर बनेगा इस कंडीशन में। ठीक है, ऐसा फिगर बनेगा इस कंडीशन में। यानी इसको आप लिख भी सकते हो कि केस 1 है, और इसको आप लिख सकते हो क्या, केस 2 है। मतलब दूसरा केस का ये फिगर है, और ये क्या है, पहला केस का फिगर है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग इस फिगर को एक्सप्लेन कर देते हैं, वर्णन कर देते हैं कि आखिर ये फिगर से हमें कौन सा फॉर्मूला मिला। तो यदि आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से कितना दूरी पर हो, r दूरी पर हो। मान लेते हैं कि Q1 और Q2 एक दूसरे से कितना दूरी पर है, r दूरी पर है। देख भी सकते हैं आप लोग फिगर में कितना दूरी है दोनों के बीच का, r है। यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी कितना है, तो दोनों के बीच की दूरी r है। ठीक है, और यहाँ पे भी बीच की दूरी कितना है, r है। मैंने दूरी दोनों का r है। तो कूलम्ब साहब पहला नियम में क्या बताया कि लगने वाला जो बल है, बल को हम F से लिखेंगे, फोर्स को F से लिखेंगे। लगने वाला जो फोर्स है वो समानुपाती होता है दोनों के आवेशों के गुणनफल के। यानी Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती हो गया फोर्स का मान, इसको बोलेंगे समानुपाती। समानुपाती मतलब Q1 का मान बढ़ेगा तो फोर्स का मान बढ़ेगा, Q2 का मान बढ़ेगा तो भी फोर्स का मान बढ़ेगा। मतलब एक राशि के बढ़ाने से अगर दूसरे राशि में भी वृद्धि आता है तो उसको समानुपाती कहा जाता है। और अगर मान लीजिए एक राशि को बढ़ा दिया, दूसरे राशि का मान कम गया, तो उसको व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे। तो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है फोर्स का मान, लेकिन फोर्स का मान जो होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना, ये इक्वेशन नंबर सेकंड बना, दोनों को मिला दिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। तेप समानुपाती Q1 गुना Q2 बटे r स्क्वायर, दोनों को मिलाइए। देखिए ये वाला F समानुपाती Q1 Q2 है, और ये वाला F समानुपाती 1 बटे r स्क्वायर है। अगर दोनों को मिलाइएगा तो ये वाला बनेगा। यानी नीचे वाला जब ढक देंगे तो ऊपर वाला इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगा, पहला समीकरण। और अगर ऊपर वाला ढक देंगे तो देखिए दूसरा समीकरण बनेगा। यानी ये जो आया है वो पहला और दूसरा दोनों को मिला के आया। ठीक है, तो अब समानुपाती को हटाते हैं तो उसके बदले में कांस्टेंट आता है, एक अचर राशि आता है। और वो अचर राशि कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, एक नेतांक है, कांस्टेंट है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम्ब स्क्वायर। अभी हम न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम्ब स्क्वायर निकालेंगे, इसका वैल्यू कैसे आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कूलम्ब के नियम में, तो एक फार्मूला मिला। क्या चीज़ का फार्मूला मिला, फोर्स का फार्मूला मिला, बल का फार्मूला मिला। और वो फार्मूला हम कहाँ लगाते हैं, जब हमारे पास दो चार्ज दिया हुआ रहता है, यानी एक चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज Q2। तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको कहेंगे एप्सिलॉन नॉट। यानी कैसे लिखेंगे एप्सिलॉन, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, ये सब लिखना नहीं है आप लोग नोट्स कॉपी में। ठीक है, बस हम याद के लिए बता रहे हैं। इसको कहेंगे एप्सिलॉन नॉट, NOUGHT। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट कहते हैं इसको शॉर्ट में। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि एप्सिलॉन नॉट को क्या कहेंगे, एप्सिलॉन आर को क्या कहेंगे, एप्सिलॉन को क्या कहेंगे। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना होगा आप लोगों को। अब यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो भी वैल्यूज होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो जो मान होंगे वो सबको भी डिस्कस करेंगे। तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई r स्क्वायर। दिस फार्मूला इज गिवन बाई चार्ल्स एंगस्ट्रॉम डी कूलम्ब, वी ऑलरेडी नो अबाउट इट। हम लोग इसके बारे में पहले से ही जानते हैं कि ये फोर्स जो है, फोर्स का फार्मूला चार्ल्स एंगस्ट्रॉम डी कूलम्ब ने बताया। तो F का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे r स्क्वायर। ये फार्मूला फोर्स के लिए इस्तेमाल होगा जब दो चार्ज हमारे पास दिए हुए हों। अब इससे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ से r स्क्वायर डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में जाएगा, मीन्स F इंटू r स्क्वायर होगा और डिवाइडेड बाई Q1 इंटू Q2 आएगा। यानी कि अगर ये फार्मूला निकालने के लिए बोले कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा, तो r स्क्वायर यहाँ पे आएगा F के साथ, तो F r स्क्वायर और बटा Q1 गुना Q2। तो ये फार्मूला याद रखना होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायरेक्ट पूछ सकता है। F को फोर्स बोलेंगे, बल बोलेंगे, R को डिस्टेंस बोलेंगे, मीन्स दूरी बोलेंगे, और Q1 को बोलेंगे पहला चार्ज और Q2 को बोलेंगे दूसरा चार्ज, यानी पहला आवेश और दूसरा आवेश।
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो ऐसा ही मात्रक इसका होगा, ये इसका ऐसा यूनिट तो इसी फॉर्मूले से मिलेगा ना। तो एफ का होता है न्यूटन, आर का होगा मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और Q1 का होगा कूलम, और Q2 का भी होगा कूलम, तो कूलम इंटू कूलम क्या हो जाएगा, कूलम का स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर नीचे से ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी कूलम -2। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। इसका CGS यूनिट क्या होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का CGS यूनिट हो जाएगा, CGS मात्रक होगा, न्यूटन को हम डाइन से लिखेंगे, मीटर को सेंटीमीटर से लिखेंगे, और कूलम को स्टैट कूलम से लिखेंगे। स्टैट कूलम जो होता है ना वो चार्ज का CGS यूनिट होता है। ऐसे आवेश का एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा और वहाँ पे आवेश के बारे में ही पूरा चर्चा होगा कि क्या उसका प्रॉपर्टी होता है, गुण क्या होता है, और आवेश के फार्मूलाज को हम लोग अलग अलग रूपों में कैसे लिखेंगे। तो डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर बटे स्टैट कूलम स्क्वायर। 1 कूलम बराबर 3 × 10⁻9 स्टैट कूलम होगा। 1 कूलम का मान कितना बनेगा, तो 3 × 10⁻9 स्टैट कूलम। तो ये सब चीज़ों को आपको याद रखना होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होगा 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। ये कहाँ से आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर कहाँ से आया, तो ये इसका ऐसा ही मात्रक होता है। अब इसका मान 1 होगा, लेकिन न्यूटन के जगह पे देखिए डाइन लिखा हुआ है, और मीटर के जगह पे सेंटीमीटर लिखा हुआ है, कूलम के जगह पे स्टैट कूलम स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब CGS वैल्यू है। तो CGS में अगर मान पूछेगा तो इसका 1 होगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का SI मात्रक क्या होगा और बीमीय सूत्र क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो देखिए SI यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला। यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, डायमेंशनल फार्मूला से पूछते रहता है सवाल। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सिंस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र इन डायमेंशनल फार्मूला को याद रखिए, ये ब्रैकेट में लिखा जाता है। न्यूटन किसके लिए होता है, तो हम यहाँ पे थोड़ा नोट करके लिखें। न्यूटन जो होगा वो फोर्स के लिए होगा, बल के लिए होगा। तो बल का क्या होता है बीमीय सूत्र, mL/T-2। ठीक है, F बराबर क्या होता है m में, m का होगा m, a का होता है L/T-2। 11th क्लास का ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। और m जो होगा वो किसके लिए होता है, दूरी के लिए। तो दूरी के लिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे L होगा। और c जो होता है आवेश के लिए होता है, आवेश का ऐसे मात्रक है, बल का ऐसे मात्रक न्यूटन, दूरी का ऐसे मात्रक मीटर, तो आवेश का हो जाएगा AT। तो ये सब ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये तीनों का हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो न्यूटन mL/T-2, मीटर का यहाँ पे क्या होगा L का स्क्वायर बटा चार्ज का AT का स्क्वायर, यानी AT × AT। ये नीचे में रहेगा, ठीक है। इसको भी बड़ी ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, इसको भी बड़ी ब्रैकेट के अंदर, और इसको भी, और ये वाले को भी, ठीक है, AT को भी। तो क्या हो जाएगा, m L और L स्क्वायर L³ हो गया, और T पर पावर ऊपर में -2 हो गया, नीचे A और A स्क्वायर हो गया, और T और T स्क्वायर हो गया। यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला mL³ और T पर पावर -2 नीचे से ऊपर जाएगा तो ये -4 बन जाएगा। -2 पावर ये वाला, 2 पावर नीचे से ऊपर जाएगा तो नीचे पॉजिटिव तो ऊपर नेगेटिव होगा, तो -2 पावर कितना हो जाएगा, -4 पावर हो जाएगा। और क्या बचेगा, A ऊपर जाएगा तो -2 होगा, यानी कि ये बीमीय सूत्र आ गया। किसका बीमीय सूत्र है, mL³T-4A-2 का। एक बात और ध्यान रखिए, 1 संख्या है, संख्या का कोई इकाई भी मान नहीं होता। 4 नंबर है, ये भी इसका भी नहीं होगा। पाई का मान 22/7 होता है या 3.14 होता है, तो इसका भी कुछ नहीं होगा। तो अगर आपसे पूछे कि एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र बताइए, तो इसको हम अलग से नहीं करेंगे, उल्टा कर देंगे सब। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का इतना है, तो एप्सिलॉन नॉट का ये जो पावर 1 दिख रहा है वो हो जाएगा -1, पावर 3 दिख रहा है, पावर हो जाएगा -3, पावर -4 दिख रहा है, पावर +4 हो जाएगा, पावर -2 है तो पावर हो जाएगा +2। ठीक है, तो एग्ज़ाम में ध्यान देना है कौन सा क्वेश्चन आता है। अगर ये वाला आता है तो mL³T-4A-2 होगा, अगर ये वाला आता है तो m-1 L-3 T⁴ A का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बात को भी आप लोग को याद रख लेना है कि
अलग से न्यूटन को फोर्स होता है, फोर्स मतलब mL/t-2, मीटर दूरी l होगा और अब c/at होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को हर जानेंगे। ठीक है, तो कूलम्ब के नियम को बहुत बढ़िया ढंग से कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये। देखिए इसमें एप्साइलिन है, इसको बोलेंगे एप्साइलिन, ठीक है, और इसको बोलेंगे एप्साइलिन नॉट, NOUGHT, और इसको बोलेंगे एप्साइलिन R। ठीक है, एप्साइलिन R बोलेंगे, इसको एप्साइलिन, इसको एप्साइलिन नॉट, इसको बोलेंगे एप्साइलिन R। अब किसको क्या बोलते हैं, तो एप्साइलिन नॉट को बोलेंगे निर्वात की परावैद्युतता। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलेंगे, निर्वात की परावैद्युतता या मुक्त सतह का परावैद्युतता, परावैद्युतता याद रखना होगा आप लोग को। इसको हम लोग बोलेंगे फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और एक है एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर को हम लोग क्या बोलेंगे, माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतता, इसको बोलेंगे माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतता, परावैद्युतता। ठीक है, यानी कि इसको अगर अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो परमिटिविटी ऑफ, रिलेटिव परमिटिविटी, इसको बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और एक होता है एप्सिलॉन यहाँ पे, तो एप्सिलॉन देख रहे हैं आप लोग, तो एप्सिलॉन को बोलते हैं माध्यम की निरपेक्ष परावैद्युतता, माध्यम की निरपेक्ष परावैद्युतता, निरपेक्ष परावैद्युतता, यानी कि इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे अब्सोल्यूट परमिटिविटी, अब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, तो ये तीन चीज़ों को ध्यान रखना है, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन को क्या बोलेंगे, मुक्त सतह का परावैद्युतता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन आर को क्या बोलेंगे, माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतता, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और एप्सिलॉन को बोलेंगे माध्यम की निरपेक्ष परावैद्युतता, यानी कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब इसमें तीनों में एक संबंध भी होता है, एप्सिलॉन बराबर फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, एप्सिलॉन बराबर फॉर्मूला होगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो यहाँ से अगर एप्सिलॉन नॉट पूछ दे तो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन आर होगा। देख लेना एग्जाम में कौन सा आ रहा है, या यहाँ से मान लीजिए पूछ दे कौन वाला कि एप्सिलॉन आर बराबर क्या होगा, तो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, तो हाउ मेनी फार्मूलाज वी डिस्कस्ड, तो देयर आर 3 फार्मूलाज वी डिस्कस्ड। एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दिस इज एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, दिस इज एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं मुक्त सतह का परावैद्युतता, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतता, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, माध्यम की निरपेक्ष परावैद्युतता, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया इसका कंप्लीट। तो आप लोग जितने भी पार्ट्स हैं वीडियोज को रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने फेयर कॉपी में नोट्स कर लीजिए, क्योंकि ये कूलम्ब का नियम से 5 नंबर का सवाल हर साल पूछा जाता है अलग अलग रूपों में। ठीक है, तो आशा होगा ये वीडियोज हेल्पफुल होगा। तो मैं आगे के वीडियोज में कोशिश करूँगा आवेश के बारे में सारा गुण स्टडी करवा दूँ आप लोगों को, या फिर एप्सिलॉन नॉट का मान कैसे निकाला जाता है और एप्सिलॉन आर का डिफिनीशन क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। ठीक है, और आप लोग को सपोर्ट बस यही करना है, आप लोग को सब्सक्राइब करना है चैनल को या दूसरों से करवाना है, वीडियोज़ को शेयर करना है, लाइक करना है। ठीक है, अब ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, और ताकि ये हो कि मेरा भी मोटिवेशन लेवल अप हो और आप लोग को भी मैं तरह तरह का नए नए वीडियोज़ को प्रोवाइड करता रहूँ।
तो ठीक है, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए, और ज़रूर है कि माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिए और समाज में कुछ अच्छा करते रहिए। ठीक है, टेक केयर योर सेल्फ, बाय, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।